Hello everyone. In this video we will discuss normal coordinates and normal mode of vibration in a coupled oscillator. In some of our previous videos we have studied about coupled oscillator, and in our last video we have calculated the equation of motion for particle P1 and P2 in a coupled oscillator. हमने अपने लास्ट वीडियो में एक coupled oscillator में पार्टिकल P1 और P2 की मोशन ऑफ इक्वेशन को भी कैलकुलेट कर लिया था. इसके डिस्प्लेसमेंट को हमने माना था x2 एंड वी हैव कंसीडर्ड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल P1 एज x1. तो जो हमने इक्वेशंस कैलकुलेट की थी वो थी d2x/dt² प्लस ω02 x1 इज इक्वल टू -k/m x1 माइनस x2, दैट इज़ फॉर पार्टिकल P1. एंड सिमिलरली फॉर पार्टिकल P2 सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो हमने इक्वेशन कैलकुलेट करी थी वो थी d2x2/dt² प्लस ω02 x2 इज इक्वल टू -k/m x2 माइनस x1. एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड कि ये वाली जो टर्म होती है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की, बिल्कुल उससे रिजेंबल करती है, बिल्कुल वही टर्म्स है. इसीलिए ये वाली जो इक्वेशंस है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी स्प्रिंग की वजह से या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है. पेंडुलम के सिंपल हार्मोनिक मोशन को ये दोनों एक अलग अलग पेंडुलम मान करके अगर हम करें तो ये उसके मोशन को रिप्रेजेंट करती हैं. लेकिन ये जो एक्स्ट्रा टर्म है दोनों इक्वेशन में, इसे हम कपलिंग टर्म कहते हैं. कपलिंग टर्म या फिर हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, युग्मन पद. ओके तो आज इस वीडियो में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे व्हाट आर नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स एंड व्हाट आर नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन. हिंदी में इसे सामान्य निर्देशांक और सामान्य विधा भी कहते हैं. तो इन इक्वेशंस को हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं. नाउ लेट, अगर हम माने x1 माइनस x2 को y मान ले और x1 प्लस x2 को हम x मान ले, तो सबसे पहले कंसीडर इक्वेशन नंबर 1. इफ़ वी कंसीडर इक्वेशन नंबर 1 तो हमें क्या मिलेगा, d2x1/dt² प्लस ω02 x1 इज इक्वल टू -k/m x1 माइनस x2. अगर मैं LHS में दोनों टर्म्स को देखूँ तो दोनों में से x1 कॉमन आ सकता है, तो हमें क्या मिलेगा, ये इक्वेशन मिल जाएगी. हमने x1 को कॉमन ले लिया है. इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन 2 हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स में से x2 को क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे. तो हमें मिलेगा प्लस ω02 x2 इज इक्वल टू -k/m x2 माइनस x1. अब हम क्या करेंगे, इसे हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इसे हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं. एक बार हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे और एक बार दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो नाउ इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं. तो यहाँ से हमें मिलेगा, अगर मैं देखूँ मुझे इन दोनों टर्म्स को ऐड करना है तो ये वाली चीज़ कॉमन आ जाएगी और पीछे बचेगा x1 प्लस x2. सो d2/dt² प्लस ω02 दोनों टर्म्स में से कॉमन आ गया एंड देन वी विल गेट x1 प्लस x2. ये तो हो गया LHS. अगर मैं RHS की बात करूँ तो इस इक्वेशन से मुझे मिलेगा -k/m x1 प्लस k/m x2. इसे ऐड करना है तो साइन चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. -k/m x2 प्लस k/m x1. एंड इफ़ वी सी दिस केयरफुली तो ये सारी ही टर्म्स आपस में कैंसिल आउट होकर के क्या मिलेगी, 0 मिलेगी. और हमने इसको शुरू करने से पहले ही यहाँ पर x1 प्लस x2 को क्या कंसीडर किया है, x कंसीडर किया है. तो यहाँ पर जो x1 प्लस x2 है उसकी जगह पर हम क्या रिप्लेस कर देंगे, कैपिटल X. देन वी विल गेट d2/dt² प्लस ω02 कैपिटल X इज इक्वल टू 0. या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, d2x/dt² प्लस ω02 X इज इक्वल टू 0. इसे मैं अपनी इक्वेशन नंबर 5 मान लेती हूँ. अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4
हमने पहले क्या किया था, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड किया था। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सिमिलरली LHS में से ये वाली टर्म जो है वो कॉमन आ जाएगी, लेकिन हमें रिजल्टेंट मिलेगा x1 माइनस x2, क्योंकि इस बार हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो सारे सिम्बल्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा d² अपॉन dt² प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर और x1 माइनस x2। सो वी विल गेट x1 माइनस x2। और अगर हम RHS को सॉल्व करें देन वी विल गेट माइनस k/m x1 प्लस k/m x2। और यहाँ पर जो सिंबल होगा वो चेंज हो जाएगा बिकॉज वी आर सब्ट्रैक्टिंग। तो यहाँ से मुझे मिलेगा k/m x2 माइनस k/m x1। सिंपली हमें इस वाली टर्म में से इस वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो अगर मैं इसको चेक करूं तो यहाँ से मुझे मिलेगा, यहाँ पर कोई भी टर्म आपस में कैंसिल आउट नहीं हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ तो सब में से k/m को मैं कॉमन ले सकती हूँ। k/m को कॉमन लेने के बाद आई विल गेट 2x2 माइनस 2x1। तो मुझे मिलेगा k/m 2x2 माइनस 2x1। 2 को भी अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 2k/m x2 माइनस x1। एंड व्हाट वाज आवर LHS, d² dt² प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू x1 माइनस x2। ओके, और जो हमने डेरिवेशन स्टार्ट किया था उससे पहले वी हैव कंसीडर्ड x1 माइनस x2 एज y। what we have considered x1 माइनस x2 as y। तो यहाँ पर जो x1 माइनस x2 है उसकी जगह पर मैं कैपिटल Y लिख लूँगी सिंपली d² x अपॉन dt² प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू कैपिटल Y। बट वॉट अबाउट दिस, हमने कंसिडर किया है x1 माइनस x2 इज इक्वल टू वाई, देन इट इम्प्लाइज दैट x2 माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस वाई। पूरी इक्वेशन को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर मुझे मिलेगा माइनस 2k अपॉन m इंटू कैपिटल Y। ओके, सो वॉट आर इक्वेशन विल बिकम d² y अपॉन dt² प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर y इज इक्वल टू माइनस 2k/m y। ये यहाँ पर नेगेटिव में है, इस साइड इसको ट्रांसफ़र करेंगे देन इट विल बिकम पॉजिटिव ओमेगा नॉट स्क्वायर y प्लस 2k अपॉन m y इज़ इक्वल टू 0। ये तो y का सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, तो इसे तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा जब भी हम इस टाइप की इक्वेशंस को देखेंगे। लेकिन इसमें से दोनों में से हम y को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। देन वी विल गेट ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2k/m इंटू y इज़ इक्वल टू 0। दिस विल बिकम आर इक्वेशन नंबर 6। ओके, तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने दोनों इक्वेशंस को कुछ इस तरह से लिखा था। यहाँ पर x1 x2 दोनों वेरिएबल्स है, इस इक्वेशन में भी x2 भी प्रेजेंट है x1 भी प्रेजेंट है, यानी दो वेरिएबल्स है। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करना या फिर हैंडल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करके दो इक्वेशन निकाली है। एक ये है, दोनों को मैं एक साथ लिख लेती हूँ, d² x अपॉन dt² प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इज़ इक्वल टू 0। दिस इज़ आर इक्वेशन नंबर 5 एंड दिस इज़ आर इक्वेशन नंबर 6। हमने क्या किया, ऐसी दो इक्वेशंस को कैलकुलेट कर लिया जहाँ पर देयर इज़ ओनली वन वेरिएबल। ये पूरी इक्वेशन सिर्फ एक वेरिएबल में डिस्क्राइब करती है मोशन को, और ये वाली इक्वेशन भी सिर्फ एक ही वेरिएबल में मोशन को क्या करती है, डिस्क्राइब करती है। तो इस तरीके के जो कोऑर्डिनेट्स हैं जिनको यूज़ करने पर किसी कपल्ड ऑसिलेटर की जो मोशन ऑफ इक्वेशंस होती है वो एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाती है। इन कोऑर्डिनेट्स को बेसिकली इन x एंड y को कहते हैं नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स। क्या कहा जाता है, नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स।
इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। वे निर्देशांक जिनमें युग्मित दोलक की गति का समीकरण केवल एक चर में उपस्थित होता है या रेखीय अवकल समीकरण के रूप में होता है, वे सामान्य निर्देशांक कहलाते हैं। द कोऑर्डिनेट्स इन विच द इक्वेशन ऑफ अ कपल्ड ऑसिलेटर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड हैज़ ओनली वन वेरिएबल। इस इक्वेशन में भी सिर्फ एक वेरिएबल है, इस इक्वेशन में भी सिर्फ एक वेरिएबल है। इस टाइप के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई, उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ओके, नाउ वी कैन राइट बोथ दिस इक्वेशन। ये जो दोनों इक्वेशन हैं इनको मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकती हूँ, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस इस ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी को मैं ओमेगा 1 कंसीडर कर लेती हूँ और यहाँ पर भी ये जो फ्रीक्वेंसी एलिमेंट है इसको मैं ओमेगा 2 मान लेती हूँ। तो यहाँ हमारे पास दो फ्रीक्वेंसीज हो जाएगी, ओमेगा 1 एक्स इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, और ये जो पूरी टर्म है इसको मैं क्या मान लेती हूँ? ओमेगा 2। इसे मैंने ओमेगा 1 माना, इस टर्म को मैं ओमेगा 2 मान लेती हूँ, तो मुझे मिलेगा ओमेगा 2 वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या बन गई? इक्वेशंस बन गई। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि एक कपल्ड ऑसिलेटर के लिए दो इक्वेशन है हमारे पास और दोनों ही इक्वेशन में वो क्या करता है? ऑपरेट कर सकता है। यानी हम ये देख सकते हैं कि एक कपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए दो पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू होती है, दो पॉसिबल आवृत्तियाँ होती हैं। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसीज। क्या कहेंगे? नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसीज। नॉर्मल मोड की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी युग्मित दोलक जितनी तरीके से, या कोई भी सिंपल ऑसिलेटर हो किसी भी टाइप का, जितने तरीके से वो मोशन कर सकता है, एक तरीके से, दो तरीके से, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं। और कपल्ड ऑसिलेटर की केस में हमने देखा कि दो आवृत्तियों से वो क्या कर सकता है? मोशन कर सकता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? इसके अंदर कितनी नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसीज होती हैं? दो नॉर्मल मोड की फ्रीक्वेंसीज पाई जाती है। इन्हें हम इसकी सामान्य विधा, हिंदी में क्या कहते हैं? सामान्य विधा की आवृत्तियाँ कहते हैं। अब हम इसकी कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं। यहाँ पर हमने ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यूज़ को भी लिख लिया है। इस टर्म को हमने ओमेगा 1 स्क्वायर कंसीडर किया है, इसको ओमेगा 2 स्क्वायर कंसीडर किया है। तो यहाँ से कंपेयर करने पर ओमेगा 1 की जो वैल्यू है वो ओमेगा नॉट के बराबर आएगी और ओमेगा 2 की जो वैल्यू है अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू आएगी। तो हमने इन दोनों को लिख लिया है। नेक्स्ट हम इसकी कुछ स्पेशल कंडीशंस देखेंगे। अब हम ये समझ सकते हैं कि एक ऑसिलेटर को एक बार में हम दो इक्वेशन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं? इसकी केसेस लेते हैं। अगर कभी किसी केस में y इज इक्वल टू क्या हो? 0 हो। y क्या था हमारा? x2 माइनस x1। ओके, y हमने किसको कंसीडर किया था? x1 माइनस x2, सॉरी x1 माइनस x2 को हमने क्या कंसीडर किया था? y। अगर ये 0 के बराबर हो तो इसका क्या मतलब होगा? x1 इज इक्वल टू x2, यानी जो हमारा पेंडुलम था इसके लिए x1 और x2 हमेशा क्या रहेगा? बराबर रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये पेंडुलम बिल्कुल सेम तरीके से क्या करेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगेगा। यानी अगर इनके बीच में से स्प्रिंग को हटा भी दिया जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा लगेगा कि ये जो पेंडुलम है बिल्कुल दो पेंडुलम एक साथ क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं। तो इस केस में लेंथ ऑफ जो स्प्रिंग है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। लेंथ ऑफ द स्प्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि आपकी स्प्रिंग पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये मोशन आपको ऐसा दिखाई देगा जैसे दो पेंडुलम बिल्कुल एक साथ क्या कर रहे हो? सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हो। ठीक है, तो उस केस में हमारी जो हार्मोनिक, ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या इसका जो मोशन है वो इक्वेशन 1 से डिसाइड होगा। ठीक है, जो इक्वेशन 2 होगी इसमें तो y 0 हो जाएगा। तो इस केस में मोशन इज डिसाइडेड बाय इक्वेशन 1। ठीक है, उसके लिए हम कौन सी मोशन की इक्वेशन यूज़ करेंगे? इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे क्योंकि y क्या हो चुका है? हमारा 0 हो चुका है। और इस केस में ये जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों की वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू सेम बनी रहेगी और दोनों पेंडुलम एक साथ एक ही फेज़ में, एक ही कला में क्या करेंगे? मोशन करेंगे, सेम फेज़ में रहेंगे। ठीक है,
अब हम सेकंड केस देख लेते हैं, केस 2। इफ़ x इज़ इक्वल टू 0, अगर x क्या हो जाए, 0 हो जाए। यहाँ पर हम लिख लेते हैं डिसाइडेड बाय इक्वेशन 1, हमने देख ही लिया है। अगर x इज़ इक्वल टू 0 हो, हमने x क्या माना था, x1 प्लस x2, अगर ये 0 के बराबर है, इसका क्या मतलब है, x1 इज़ इक्वल टू माइनस x2, यानी दोनों डिस्प्लेसमेंट जो होंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। डिस्प्लेसमेंट्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन में भी दो केसेस बन सकता है। केस फर्स्ट कुछ इस तरीके से इसका कुछ केस बन सकता है कि x1 और x2 एक दूसरे के बराबर तो रहे लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर x1 पॉजिटिव x के डायरेक्शन में है तो x2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव x की डायरेक्शन में। और दूसरा केस इसका बन सकता कुछ इस तरीके से, जिसमें x1 और x2 अभी भी एक दूसरे के बराबर होंगे लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर x1 माइनस x डायरेक्शन में है तो x2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव x डायरेक्शन में। इस केस में हमारे पेंडुलम्स जो होंगे वो इस तरह से बिहेव करेंगे। इस केस में स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग होगी और इस केस में स्प्रिंग का क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा। यानी अगर x 0 है उस केस में डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे और या तो स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग हो जाएगा, यानी कि हमारी स्प्रिंग की लंबाई बढ़ जाएगी, या फिर उस स्प्रिंग का क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा, यानी कि स्प्रिंग की लंबाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी। उस कंडीशन में मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन 2। हम मोशन को किससे डिसाइड करते हैं, इक्वेशन 2 से। और हमारी इक्वेशन 2 क्या थी, d2y/dt² प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2k अपॉन m इंटू वाई इज़ इक्वल टू 0। और इस केस में हमारी जो कपलिंग हो जाएगी या युग्मन जो हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। या हम इसको लिख सकते हैं हमारा युग्मन का इफ़ेक्ट भी क्या हो जाएगा, प्रभावी। इस वजह से हमारी स्प्रिंग की जो लेंथ होगी वो क्या होने लगेगी, चेंज होने लगेगी। ओके, इस वीडियो में हमने नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स को समझा। सबसे पहले नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो इक्वेशन को एक वेरिएबल की टर्म में क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने नॉर्मल मोड्स को देखा कि नॉर्मल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कोई भी ऑसिलेटर जो है वो कितने तरीके से मोशन कर सकता है, कितनी विधियों से, उन्हें हम बोलते हैं नॉर्मल मोड की फ्रीक्वेंसी। कपल्ड ऑसिलेटर में 2 नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसीज होती है, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी कुछ स्पेशल कंडीशंस को देखा कि हम दोनों इक्वेशंस से किस तरीके से स्पेशल कंडीशंस को अप्लाई करके इसके मोशन को समझ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड।